नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। राज्यसभा सांसद और राजगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोलते हुए बीजेपी की मध्य प्रदेश इकाई अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें समकालीन भारत का सबसे बड़ा जयचंद बताया है। इस पर सियासत गर्मा गई है। तो आइए शुरू करते हैं। जयचंद कौन? मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर करारा हमला बोला है। वीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को सबसे बड़े जयचंद की संज्ञा दी है। वीडी शर्मा का कहना है कि दिग्विजय सिंह समकालीन भारत के सबसे बड़े जयचंद हैं। वीडी शर्मा यहीं नहीं रुके, उन्होंने आतंकवादियों का सम्मान किया और मोहन चंद्र शर्मा का अपमान किया, ऐसा वीडी शर्मा ने कहा। वीडी शर्मा ने आगे कहा कि कोर्ट यह कहता है कि भोजशाला मंदिर था या मजार, यह एएसआई तय करेगा, और दिग्विजय सिंह कोर्ट पर सवाल खड़े करते हैं। सुनिए। के जयचंदों की भूमिका में सबसे बड़ा नाम दिग्विजय सिंह है इस देश के अंदर, जो मोहन चंद्र शर्मा की शहादत पर एक है कि आतंकवादी का सम्मान करने जाएं। पूछिए दिग्विजय सिंह से कि मोहन चंद्र शर्मा की शहादत पर उन्होंने कहा कि एनकाउंटर फेक है, और दिग्विजय सिंह ने जाकर के आतंकवादी का सम्मान किया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी। ये वो दिग्विजय सिंह है। सर्जिकल स्ट्राइक सेना पर प्रश्न खड़ा करने का काम कौन ने किया? ये श्रीमान बंटा ढार दिग्विजय सिंह ने किया। और मैंने तो सुना है कि प्रचंड हार की डर से, जमानत जब्त होने की डर से दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से वोट डाले। तुम चुनाव आयोग हो क्या भाई? क्या हो आप? देश कानून से चलता है दिग्विजय सिंह जी। वहीं कांग्रेस ने वीडी शर्मा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज का कहना है कि सबसे पहले वीडी शर्मा जी अपने पार्टी के जयचंदों को ढूंढ लें। दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से समर्पित होकर पार्टी के लिए काम करते हैं, वह देश की जनता जानती है। वैसे राजनीतिक बयान दिए किसी और के लिए जाते हैं और निशाना कोई और होता है। शायद निशाना सिंधिया हो, गोपाल भार्गव हो, या फिर शिवराज हो सकते हैं। सुनिए। पहली बात यह है कि अपनी पार्टी के जयचंदों को ढूंढ लीजिए। दिग्विजय सिंह जी हमारे नेता हैं। दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से समर्पित होकर काम करते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और देश के लिए, वो देश की जनता भी जानती है, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भी जानता है। असल में खींच जो है और परेशानी जो है वो आपस में है भाजपा के नेताओं में। अब वो हो सकता है इशारा कहीं कहा है और निशाना कुछ और हो, और यही एक तरीका होता है राजनीति में वार करने का। कहो किसी पे, जाए किसी पे। क्या पता सिंधिया जी को जयचंद कह रहे हो, क्या पता नाराज गोपाल भार्गव जी को जयचंद कह रहे हो जो काम करने नहीं आ रहे हैं, क्या पता कैलाश जी को जयचंद कह रहे हो सकता है शिवराज जी को जयचंद कह रहे हो। भाई वो तो अपने घर के बारे में ज्यादा बता सकते हैं ना। तो अभी आपने सुना कि दिग्विजय सिंह को सिर्फ बंटा धार ही नहीं, अब जयचंद्र भी कहा जाने लगा है बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस उसका बहुत ही जोरदार तरीके से जवाब भी दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज का आपने बयान सुना। उन्होंने ये बातें कही कि वास्तव में अगर देखा जाए तो राजनीतिक बयानबाजी होती किसी और के नाम पर है, लेकिन निशाना कोई और होता है। यानी कि जो वीडी शर्मा जी ने बातें कही, हो सकता है कि वो अपने पार्टी में ढूंढ रहे हों, हो सकता है कि वो सिंधिया जी के लिए कहे हों, हो सकता है कि वो गोपाल भार्गव जी के लिए कहे हों, हो सकता है कि वो शिवराज सिंह जी के लिए कहे हों। ऐसी बातें उन्होंने कही। हमारे साथ हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए जो हमारे साथ इस समय मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आदित्य नारायण जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आदित्य नारायण जी, दोनों पार्टियों के जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं, उनकी बातें आपने सुनी। एक तरफ यह कहा जा रहा है कि जयचंद्र हैं दिग्विजय सिंह,
वहीं कांग्रेस की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जयचंद्र शायद वो अपने पार्टी में ढूंढ रहे हैं, शायद सिंधिया जी को कह रहे हों, शायद गोपाल भार्गव को कह रहे हों, चाहे शिवराज को कह रहे हों। वास्तव में आपके नजरिए से अगर मध्य प्रदेश की राजनीति को देखा जाए तो जयचंद्र है कौन? देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में जहां तक बात है तो जिस तर्ज पर बीडी शर्मा जी ने बयान दिया है, ऐसे बयान देने के लिए दिग्विजय सिंह खुद बहुत प्रसिद्ध है और वो समय समय पे अपने बयानों से लोगों का ध्यान आकर्षित करते रहते हैं। और इस तरीके की खासतौर पर इलेक्शन के समय पर जो बयान देना है, ये सारे बयान इलेक्शन को ध्यान में रखकर ही दिए जाते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह जो बयान दिया करते हैं वो भाजपा और उसके कोर वोटर्स जो है उनको ध्यान में रख के दिया जाता है। और सही बात तो यह है कि बीडी शर्मा जी ने भी ये जो बयान दिया है वो भाजपा और उसके कोर वोटर और कांग्रेस के जो परंपरागत वोटर्स हैं उनको ध्यान में रख करके ही दिया गया है। जो भाजपा के कोर समर्थक है उनमें जिन विचारों के द्वारा वो भाजपा के समर्थक हैं, उन विचारों को बढ़ाने के लिए, उन विचारों को उत्तेजित करने के लिए, जिससे कि उनमें चुनाव के प्रति, वोटिंग के प्रति और चुनाव प्रचार के लिए ज्यादा उत्साहवर्धन हो, इसलिए इस तरीके की बातें की गई हैं। वहीं पे दिग्विजय सिंह अक्सर जो बोला करते हैं वो निश्चित तौर पर एक वर्ग विशेष है, जिस वर्ग विशेष के मतदाताओं से भाजपा को ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। वो चाहे अपने बयानों से या अपने स्टेटमेंट से इस तरीके की कोई बात स्पष्ट तौर पर ना करे, लेकिन ये सभी जानते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो है, ये पिछले लोकसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह की भोपाल से हार हुई और दूसरी चीज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके की मुखिया आज बीडी शर्मा है, पूरी 29 की 29 सीटें हासिल करने का टारगेट बनाया है। लेकिन दिग्विजय सिंह की इस बार जो दावेदारी राजगढ़ से है वो बहुत प्रबल दावेदारी है और इसी प्रबल दावेदारी होने की वजह से बीडी शर्मा जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह को विशेष तौर पर टारगेट करने की कोशिश की है। और यदि पूरे मध्य प्रदेश की 29 सीटों में केवल दिग्विजय सिंह को टारगेट करने की स्थिति यदि आई है तो ये भी इस बात का द्योतक है कि बीडी शर्मा जो है उनकी राजगढ़ से उम्मीदवारी को एक कोई गंभीर उम्मीदवारी मान रहे हैं। जी, गंभीर उम्मीदवारी मान रहे हैं। लेकिन जहां तक बात अभी बीडी शर्मा की कही जाए तो उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह इसलिए ईवीएम की बात कर रहे हैं कि उनको हार का भय सता रहा है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि जनता कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, जबकि उनका कहना है कि ये बातें दिग्विजय सिंह द्वारा इसलिए कही जा रही हैं कि उन्हें हार का डर सता रहा है। क्या कहेंगे आप? ये बहुत सारे बड़े बड़े देश जो डेवलप्ड देश है वहां पर भी अधिकांश जगहों में जो चुनाव जो है बैलेट पेपर के थ्रू होता है। लेकिन भारत की जो चुनाव प्रणाली है उस पर स्पष्ट तौर पर किसी भी तरीके का शक नहीं किया जा सकता और हमेशा सत्ताएं बदलती रही हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में रही है तो कई राज्यों में जो है कांग्रेस या दूसरी पार्टियां बहुमत से जीती हैं। तो इस तरीके की बातें करना केवल जो है एक चुनावी दलील देने जैसा लगता है। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि चुनाव के टाइम पर आम बात है, सभी नेता मुख्य तौर पर, खास तौर पर यह मुद्दा इस लोकसभा चुनाव में है नहीं। जो चुनाव में मुख्य मुद्दा है उस मुद्दे की कोई बात नहीं करता और वो मुद्दा जो है राम मंदिर और इस तरीके के कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दे को मुद्दा तो नहीं बनाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस भी ये जानती है कि उसको यदि वो मुद्दा बनाते हैं तो वो घाटे में हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उस मुद्दे का नाम नहीं लेना चाहती
नहीं तो लोग कहेंगे कि आपने कुछ काम नहीं किया पिछले 10 सालों में, तो आपके पास में राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और फिर वो बीजेपी के ऊपर और ज्यादा एक वर्गवादी छवि का ठप्पा लग जाएगा। तो इस तरीके से ये सब बातें जो है केवल चुनाव में टाइम पास करने जैसा लगता है। मुझे नहीं लगता कि इन बातों में किसी तरह का कोई दम है। यदि ऐसा कोई दम है, यदि कोई जयचंद है या किसी से गद्दारी करता है, तो उसके लिए कानून है ना, कानून में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है ना। अच्छा, खुद दिग्विजय सिंह इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नॉर्मली नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि चुनावी बयानबाजी है। जी बिल्कुल, ये वो भी जानते हैं। केवल कार्यकर्ताओं में जो है चर्चा का विषय बनाने के लिए, उनमें उत्साह पैदा करने के लिए, जो जैसे चौराहे और पटियों पे जो चर्चाएं होती हैं, उन लोगों को मिलकर के जो पटियों पे चर्चा कर ले, ऐसे कुछ मुद्दे तो चाहिए, ऐसी कुछ बातें तो चाहिए। मुझे लगता है इनमें कोई दम नहीं है, और चुनाव अपनी जगह पे है, और ये इस तरीके की बयानबाजी अपनी जगह पे है। जी, इस तरह की बयानबाजी अपनी जगह पे है। चूंकि अब हमारे साथ दो मेहमान और दिखाई दे रहे हैं, जुड़ चुके हैं। आनंद जाट जी, कांग्रेस प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ बीजेपी से हैं सत्येंद्र जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की अगर जो कहें तो शुरुआत हो चुकी है हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदित्य जी के साथ। सत्येंद्र जैन जी, हम आपके पास आएंगे थोड़ी देर बाद। आनंद जाट जी पहले जुड़े हैं, तो अब इनसे ही सवाल करते हैं। अगला सवाल, आनंद जी, बीडी शर्मा ने दिग्विजय सिंह को एक तरह से ये कहा जाए कि जयचंद्र, समकालीन जयचंद्र की संज्ञा दी है, क्या कहेंगे? अब बीडी शर्मा जी के बारे में क्या टिप्पणी की है, जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि किसे क्या कहना है। भाई, भारत की संस्कृति जो है वो वरिष्ठों को सम्मान देने की है, उनके बारे में आदर की भाषा इस्तेमाल करने की है। ये कौन सी संस्कृति है जो आरएसएस की है, भाजपा की है, जिसकी विचारधारा आपके खिलाफ है तो आप जयचंद बोल दें, आपके खिलाफ है तो आप मतलब कुछ भी बोलेंगे। मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ते? मोदी जी ने कहा था कि काला धन लाएंगे, फिर उसको सब लोगों में 15-15 लाख बांट देंगे, युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे, महंगाई जो है वो कम कर देंगे। 60 रुपए का पेट्रोल था, तब कहते थे कि महंगाई कम कर देंगे, आज 110 रुपए का पेट्रोल है। बीडी शर्मा इस पर बात क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल। अभी मैं एक बयान सुन रहा था, उसमें कोई भाजपा का नेता कह रहा था कि आप तय कर लो, आपको कॉमर चाहिए या कर्फ्यू। वो ये नहीं पूछते कि आपको महंगाई चाहिए या बेरोजगारी चाहिए, वो ये नहीं कहते। मतलब महंगाई का मां नहीं बोलते। तो भाजपा की सरकार है उद्योगपतियों के हित में आम जनता को लूटने में लगी हुई है। चलिए ठीक है। सत्येंद्र जैन जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बातें कही हैं उससे यह साफ हुआ है, ये बातें, कि जो बयान बीडी शर्मा जी ने दिया है वो इस तरह से दिया है कि निगाहें कहीं हैं, निशाना कहीं है। नाम तो दिग्विजय सिंह का लिया है, लेकिन हो सकता है कि निशाना सिंधिया जी हों, गोपाल भार्गव जी हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों। क्या लगता है आपको, क्या कहना है? नहीं, देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि जयचंद या जो जयचंद जिसके कहें कि विश्वासघात का प्रतीक है, तो विश्वासघात के प्रतीक जितने हैं वो कांग्रेस के अंदर है, उन्होंने साफ साफ कहा है। और आप देखिए, दिग्विजय सिंह जी स्वयं ही कहते हैं कि वो कांग्रेस के लिए विश्वासघाती हैं। उनके बोलने से कांग्रेस के वोट कटते हैं, वो स्वयं को वोट कटवा मानते हैं। तो इसको भी कह सकते हैं आप, नहीं कह सकते, बिल्कुल सही कहा उन्होंने।
प्रदेश अध्यक्ष जी ने, तो वो कांग्रेस के लिए विश्वासघाती हैं। और क्योंकि वो उनके बोलने से वोट कट जाते हैं। और जिस प्रकार से वो हिंदुओं को आतंकवादी बताते हैं, भगवा को बलात्कारी बताते हैं, तो ये भी बात सही है। तो वो भगवा हिंदुओं के लिए भी एक तरह से नहीं, वीडी शर्मा जी अगर जो सही बात कह रहे हैं तो नहीं, वीडी शर्मा जी अगर जो सही बात कह रहे हैं तो अब्बास हाफिज जी को जो कांग्रेस कह रही है, क्या वो गलत कह रही है? देखिए, कांग्रेस क्या कह रही है वो उनका आउटलुक है, लेकिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है, बिल्कुल सही कहा है। और इसको प्रमाणित करने के मैं प्रमाण दे रहा हूँ। एक कांग्रेस के नेतागण स्वयं ही कहते हैं कि कांग्रेस के अंदर जयचंद भरे हुए हैं। अभी जब ये विधानसभा चुनाव हारे और आज 163 सीट भारतीय जनता पार्टी को भगवान रूपी जनता ने छप्पर फाड़ के दी, उस भगवान रूपी जनता को ये लोग राक्षस कहते थे। तो ये कोई जनता नहीं बोली। जब इनकी समीक्षा हुई तो उस समीक्षा में कांग्रेस के नेताओं ने स्वयं ही कहा कि वो क्यों हारे। बोले कांग्रेस के अंदर आस्तीन के सांप नहीं, खुले सांप घूम रहे थे, इस कारण से हारे। और कांतिलाल भूरिया इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने भी कहा कि कांग्रेस के अंदर बेईमान भरे हुए हैं। बेईमान क्या है? जयचंद किसका प्रतीक है? जयचंद ईमानदारी का प्रतीक नहीं हो सकता, बेईमानी का प्रतीक है। तो ऐसे अनेक जयचंद बेईमान कांग्रेस के अंदर है, स्वयं कांतिलाल भूरिया कहते हैं जी। और इसी बात को अभी वर्तमान में मुकेश नायक जी आए हैं कांग्रेस में, वो क्या कहते हैं मुकेश नायक जी? तो उनके सिटिंग एमएलए जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देते हैं कांग्रेस पार्टी का व्हिप का उल्लंघन करके, तो वो कहते हैं कि ये कांग्रेस के विधायक जो हैं ये भी जयचंद हैं, आस्तीन के सांप हैं। उन्होंने कहा था, खुले सांप नहीं कहा था, खुले सांप अभी कहा लोगों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, लेकिन मुकेश नायक जी ने कहा कि आस्तीन के सांप हैं विधायक गण। तो या तो कांग्रेस बताए, कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं, ना उन विधायकों के ऊपर कार्रवाई की अगर मुकेश नायक सही थे तो, ना अगर मुकेश नायक गलत थे तो वो विधायक भी सही है। अगर कर्तव्यनिष्ठ विधायक जो थे उनके, मैं तो उनके विधायकों को कर्तव्यनिष्ठ मानता हूँ। और जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए जो प्रतिमा जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी है उनके लिए वोट किया, मैं उनका आज भी अभिनंदन करता हूँ। चलिए, तो कांग्रेस अगर उनको बेईमान मानती, आस्तीन के साथ मानती तो कार्रवाई नहीं की। ठीक है। अगर वो कर्मठ है, नहीं सुन तो लीजिए 10 सेकंड और, कर्मठ है, अगर वो विधायक कर्मठ है, ईमानदार है, थे, तो मुकेश नायक नहीं की। और अभी कुछ दिन पहले मुकेश नायक जी ने कहा कि जो चुनाव आ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के कारण आ रहे हैं। तो आप देखिए, हम नहीं कह रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी तो सही कह रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी के कारण आ रहे तो दिग्विजय सिंह जी विश्वासघाती हैं, और दिग्विजय सिंह जी देश के लिए विश्वासघाती हैं। जब वो सेनाओं की सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक फर्जी थी, और ये सारे पुलवामा के ऊपर बोलते हैं, एयर स्ट्राइक के ऊपर बोलते हैं, तो आज कच्चा थीबू के ऊपर बोले कि मैं बोलता हूँ पूरी कांग्रेस जयचंदों से भरी हुई है। जो संविधान में शपथ लेते हैं कांग्रेस के नेतागण मंत्रीगण, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं छोटा सा द्वीप है, ये कोई उपयोग का नहीं है, कच्चा थीबू, उसको श्रीलंका को दे देना, बकवास मत करो, बोले बात में टाइम मत किया करो। वही बात इंदिरा गांधी ने कही, ये छोटी सी रॉक, वो छोटी रॉक, और उसको दे दिया। आज हमारे तमिलनाडु के और आंध्र प्रदेश के और केरल के जो मछुआरे हैं, वो मछुआरे मरते हैं वहां जाकर। ठीक है, आएंगे आपके पास, आएंगे हम आपके पास, आएंगे हम आपके पास, हम आएंगे आपके पास। हो गया, ज्यादा समय ले लिया आपने, जवाब भी सुन लीजिए। आनंद जाट जी, सत्येंद्र जी ने तो बातें सही कही हैं कि आपके ही नेता, आप कांग्रेस पार्टी के ही नेता लगातार इस बात को कहते रहे हैं, बताते रहे हैं कि ये बेईमान हैं, ये इनकी वजह से हम चुनाव हारे। तो फिर कहीं गलत तो नहीं कहा वीडी शर्मा ने, अगर जो ये बातें सही हैं तो? वीडी शर्मा के बारे में मैंने कहा कि वीडी शर्मा ये बताएं कि 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 20 करोड़ रोजगार कहाँ हो गए हैं 10 साल में। ठीक है, उस पे हम आएंगे, पहले इसका जवाब दीजिए कि ये जो मैं भाई इस बहस से हासिल क्या होगा देवेंद्र जी? जो हमारा सब्जेक्ट है, पहले उस पे आप नहीं, जो आप लोग बयानबाजी करते हैं उसी पे है। आप लोग बयानबाजी क्यों करते हैं इस तरह से? नहीं, अगर जो इस तरह की आप लोग बयानबाजी ना करें तो हम ऐसा सब्जेक्ट ना लें। वीडी शर्मा जी फुर्सत में है, चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ में हार रही है, दिग्विजय सिंह उनको दबाने वाले हैं, तो अब वहां पर जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं का भी दिल वो जीत रहे हैं।
इसलिए हो सकता है उन्होंने वहां निशाना मारा हो। बहरहाल मैं इसमें नहीं जाऊंगा। जनता के प्रति जयचंद कौन है? वो जिसने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया और नहीं दी युवाओं को नौकरी। वो जयचंद है जनता के जिन्होंने 100 दिन में महंगाई कम करने की बात कही थी और नहीं कर पाए। वो जो 100 रुपए से ज्यादा का महंगा पेट्रोल बेच रहे हैं, वो है जयचंद जनता के लिए। और जनता के साथ वादा खिलाफी और विश्वासघात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है। और मध्य प्रदेश में मोदी गारंटी के नाम से 2700 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं खरीदने की बात की थी और जनता के जयचंदों ने 2400 रुपए की बात करने लगे हैं। ये है जयचंदी असली। तो जो असली जयचंद है वो अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पर इस तरह के हमले करते हैं। अरुणाचल समझ में आ गया जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है और 20 हमारे जवान शहीद हो गए और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ना कोई घुसा है ना घुसाया है। चलिए, तो ये जनता के प्रति जो जयचंदी है ये किसकी है? चलिए, भाजपा की है। ठीक है। और असली जयचंद जो है वो मतलब वादा करके नहीं निभाया, इसलिए जनता के लिए बीजेपी जयचंद है, ये कहना है हमारे विश्वासघात का मतलब है ना। बिल्कुल बिल्कुल, विश्वासघात किया है। वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण जी हमारे साथ हैं। जवाब ले लीजिए जी। हम आएंगे आपके पास। आदित्य नारायण जी से अपना एक कमेंट ले लें, उसके बाद आप ही के पास आएंगे जी। देखिए, जब जयचंद वाली बात हुई है तो मैं ये भी बात सामने रखना चाहता हूं, हालांकि मेरा किसी पार्टी के प्रति समर्थन नहीं है, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के मैंडेट पर यदि जनता से चुनाव जीतकर कोई विधायक आता है और किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है तो वो जयचंद की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा? एक चीज। दूसरी चीज ये है कि ये जो आज बहस का मुद्दा है निश्चित तौर पर जयचंद के बयान वाला है, लेकिन जयचंद के बयान से अलग हटकर यदि कांग्रेस प्रवक्ता जो है दूसरे मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो ये उनका काम है और वो अपनी सही दिशा में जा रहे हैं। चुनाव भी इसी दिशा में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं, वो पार्टी लाइन पर ही बोल रहे हैं। ये आज की जो डिबेट है कि दोनों पार्टियों की पार्टी लाइन बताना चाहती है। आज की इस डिबेट को सुनकर के कोई भी समझ सकता है कि दोनों पार्टियों के पास अपने अपने आयुध क्या हैं, जिन आयुध के साथ जो है वो चुनावी रण को जीतना चाहते हैं। धीरे धीरे लोगों को समझने की बात है और निश्चित तौर पर जीत हार जिसकी भी होगी वो अलग बात है जी। लेकिन इन चीजों से, इन जो बयानबाजियों से फिलहाल जो है ये चीज साबित होती है कि चुनाव लड़ने की पार्टी लाइन, पार्टी की स्ट्रेटेजी है क्या जी। तो ये बहुत बारीकी से समझने की चीज है। इस समय कब कौन सा नेता कौन सा बयान देता है उसको बिल्कुल तरजीह दी जाना चाहिए। बिल्कुल उसका ध्यान उस बयान के प्रति ध्यान आकर्षित करना चाहिए पत्रकारों को और उस बयान के मायने लगाने की कोशिश करना चाहिए जी। जिससे कि जनता के भी समझ में आ जाए कि जो नेता हैं हमारे वास्तव में किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ उनका रुख है। बिल्कुल सही बात। तो चुनाव किस ओर जाने वाला है, बिल्कुल ये बात स्पष्ट हो जाती है जी। बिल्कुल जवाब आप देंगे हमारे आनंद जाट जी, आदित्य जी का कुछ सवाल कांग्रेस से इन्होंने किए हैं, लेकिन आप जवाब तैयार रखिए। इससे पहले सत्येंद्र जैन जी बहुत व्याकुल है, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, जरूर अपनी बात रखिए। देखिए देवेंद्र जी, मैं बताऊं कि दिग्विजय सिंह जी सही मायने में देश के लिए भी विश्वासघाती हैं, जयचंद हैं और हिंदुओं के लिए तो हैं क्योंकि हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाले दिग्विजय सिंह जी हैं और शक्तिद्रोही भी हैं। जो राहुल जी गांधी जी कहते हैं वो शक्ति से, हिंदू धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं। तो राहुल, हम तो उन माता बहनों को शक्ति मानते हैं, दुर्गा मानते हैं और दिग्विजय सिंह जी उसके प्रतीक भी हैं, शक्तिद्रोही भी हैं। वो कहते हैं कि
बहनें जो है टंचमाल होती हैं, महिला शक्ति, उस महिला शक्ति को टंचमाल भी कहते हैं। और राष्ट्रद्रोही इसलिए है क्योंकि देखिए मैंने आपको बोला ना, सर्जिकल स्ट्राइक की जो सेना ने, जो हमारी सेना रक्षा करती है, तो और वही कांग्रेस है जो शपथ ग्रहण करती है, वो कहती है भारत की अक्षुण्ण संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। और शपथ लेने के बाद भी 1974 में किस प्रकार से कच्चा थीबू दिया, या जो चीन की बात मेरे मित्र कह रहे थे, किस प्रकार से 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय चली गई और बोले अरे वो तो बर्फीली जमीन है, वहां पे झाड़ी भी नहीं उगती। तो कांग्रेस के उस समय के सांसद थे, उन्होंने कहा अगर मेरे सिर पे बाल नहीं उगते तो क्या मैं अपना सिर कटवा लूं? पंडित जी ये तो गलत बात है, तर्क जमा नहीं। और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था उस समय। तो आपको मैं बताऊं, और एक कच्चा थीबू जो 1974 में भारत का, 1974 तक भारत का था, और ये कांग्रेस के समय इंदिरा गांधी जी ने इसको दे दिया। और वहां हमारे तमिलनाडु जो मैंने बताया, केरल, उसके लोग भी मारे जा रहे हैं, और वो उसके तो ये लोग अच्छा बोलते हैं। और सेना की जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है, एयर स्ट्राइक होती है, उसके प्रमाण मांगते हैं, उसकी फिक्सिंग बताते हैं। दिग्विजय सिंह जी उसके प्रतीक हैं। तो हमारी राष्ट्र रक्षा के लिए हम राष्ट्र रक्षा को यज्ञ मानते हैं। लेकिन राष्ट्र ठीक है, ये बातें इसलिए जो भी तर्क है आपने दिया, ये जो भी तर्क है आपने दिया, लेकिन आनंद जाट जी ने जो कहा कि आप बेरोजगारी की बात करते थे, रोजगार देने की बात करते थे, 15 लाख खाते में लाने की बात करते थे, यानी कि जनता के साथ आपने विश्वासघात किया, इसलिए बीजेपी जयचंद है। इसका जवाब दीजिए। देखिए जनता, बिल्कुल आप ये कह रहे हैं जनता तय करती है, लोकतंत्र में भगवान होती है जनता, बिल्कुल। और हमने तो जनता को जनार्दन माना, भगवान माना, उसकी आराधना की, और उसको, और उसी भगवान रूपी जनता ने कांग्रेस को 2 बार जयचंद सिद्ध कर दिया। 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव, और स्पष्ट बहुमत से, और 303 सांसद आए थे। इस बार 400 से भी अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं। तो ये निसंदेह भगवान रूपी जनता पुनः हमको पृथ्वीराज बना रही है, भारतीय जनता पार्टी को पृथ्वीराज चौहान की तरह सुशोभित कर रही है, और कांग्रेस फिर पुनः जयचंद होगी। और आपको मैं बताऊं, जो आपने विकास की बात कही, हमने विकास को भी चुनौती के तौर पे लिया और विरासत को भी बढ़ाया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। विकास भी किया, विरासत। सुनिए, आप सुन लीजिए, रोजगार पे बस 10 सेकंड की बात है। ईपीएफओ का डेटा जो है वो मात्र संगठित क्षेत्र जो होता है, संगठित क्षेत्र, और संगठित क्षेत्र में भारतीय रोजगार पूरा बटा हुआ क्षेत्र, उसमें संगठित क्षेत्र में मात्र 5% आता है, और ईपीएफओ उस 5% का प्रतिनिधित्व करता है। ईपीएफओ के डेटा ने कहा पिछले 9 साल में 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है, नए पंजीयन हुए। ये 5% लोगों की एक बात कर रहा हूं जो रोजगार का, और 95% जो है जिसमें नहीं आता है, जिसमें रोड बने हुए हैं, जिसमें ब्रिज बने हुए हैं, जिसमें हाईवे बने हुए हैं, जिसमें 4 करोड़ घर बने हुए, जिसमें 13 करोड़ शौचालय बने, ऐसे अनेकों काम किए हैं। उसमें हमने 80 करोड़ से ज्यादा रोजगार दिया है। तो जयचंद कौन है? एक कांग्रेस रही है, रोजगार के मामले में भी जयचंद, और आर्थिक दृष्टि से भी कांग्रेस जयचंद रही, क्योंकि इनके वित्त मंत्री कहते थे विश्वासघाती रही। ठीक है, ठीक है। है। 2014 का जब बजट पेश कर रहे थे, तब इन्होंने कहा था 30 साल लग जाएंगे, 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने में 30 साल, मतलब 2044 तक जाते। और आज 2030 से पहले मोदी जी के समय भारत तीसरी विश्व आर्थिक शक्ति बन रहा है। तो ये कहते हैं ये हम लोग पृथ्वीराज हैं असली मायने, और जनता तय करेगी कौन पृथ्वीराज है, कौन जयचंद है। भारत की जनता तीसरी बार 400 पार के भाजपा को आशीर्वाद देगी, और कांग्रेस जयचंद सिद्ध। आनंद जाट जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। आनंद जाट जी, जैसा कि अभी सत्येंद्र जैन जी ने कहा कि अगर वास्तव में विश्वासघाती जनता के साथ बीजेपी विश्वासघात की होती तो जनता उन्हें बार बार क्यों जिताती? यानी कि वो जीत रहे हैं तो जयचंद नहीं है, आप हार रहे हैं तो जयचंद हैं, उनके कहने के अनुसार। जवाब दीजिए जल्दी से। देवेंद्र जी, मेरी पार्टी जो है लगातार 12 चुनाव जीती है, और उन्हीं 12 चुनाव की कुछ गिनी चुनी चीजों को ये बढ़ा चढ़ाकर बताकर कह रहे हैं कि असफल थे। तो अभी 2 ही चुनाव हुए हैं, और चुनावी जनादेश जो है उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए जनता का आदेश होता है। चुनावी जीत उपलब्धियां नहीं हो सकती हैं। जो कह रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है 2 बार सत्ता में आना, उन्हें बता दूं कि लोकतंत्र की पढ़ाई फिर से करनी चाहिए। हाँ, अब दूसरा प्रश्न है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के बारे में इन्होंने जो जो बातें कही, तो क्या पहले राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर
अगर सवाल उठाकर गलत किया था तो इन्होंने देशद्रोह के केस में अंदर क्यों नहीं किया? क्या राजनाथ सिंह नाकारा थे? क्या अमित शाह नाकारा है जो केस नहीं दर्ज कर रहे हैं और उन्हें अंदर नहीं कर रहे हैं? झूठ बोलने की कोई सीमा होती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सफेद झूठ बोल रहे हैं टीवी पर आकर, और चुनाव आज है कल नहीं रहेगा। ऐसे मत बोलिए कि आपको कल को पछताना पड़े। देखिए, मैंने तो यक्ष प्रश्न उठाए हैं जी, और इन यक्ष प्रश्नों में यही है, और ये यक्ष प्रश्न बिल्कुल भारत की जनता भी पूछती रही है। मैंने कच्चा थी वो बोला, मैंने इन्होंने जो कहा, अभी तो मैंने ये कहा ही नहीं, हिंदुओं के सुन लो, 26/11 बम ब्लास्ट में ये हाफिज सईद को हाफिज साहब कहते रहे, आज उसको भारत के वो भगोड़ा क्यों है हाफिज सईद, हाफिज साहब कहते रहे, ओसामा जी कहते रहे, ओसामा जी आतंकवादी को जिसको क्लियर करते। तो मैं बताऊं, दिग्विजय सिंह जी ने सदैव, देखिए आनंद भाई, ये यक्ष प्रश्न है, इनसे आप बच नहीं सकते। और ये आस्तीन के सांप कहने वालों पे आप बता दो, मुकेश नायक ने कहा कि कांग्रेस में आस्तीन के सांप घूम रहे, आपकी भुजाओं में क्या शक्ति है? कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र में कोई शक्ति बची है कि निष्प्राण है कांग्रेस? क्या कार्रवाई की, या उन विधायकों के ऊपर कार्रवाई करनी थी? क्या बकवास की बात कर रहे हो आनंद भाई? चलिए आनंद भाई, अगर कांग्रेस आपके मुकेश नायक जी को बाहर करती या उन विधायकों को बाहर करती, या आपके अंतिम सवाल हम लेना चाहेंगे, बिल्कुल भी समय नहीं है हमारे पास, बिल्कुल भी समय नहीं है। एक अंतिम सवाल हम लेना चाहेंगे वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण जी से। आदित्य नारायण जी, सवाल यहाँ पर है, अंतिम सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे कि सवाल यहाँ पर यह है कि एक बात कांग्रेस प्रवक्ता ने कही है, माफ कीजिएगा बीजेपी प्रवक्ता ने कही है कि हम जीत रहे हैं, यानी कि हम जनता के विश्वास पात्र हैं, इसलिए हम जयचंद्र नहीं हैं, और कांग्रेस हार रही है इसलिए कांग्रेस जयचंद्र है। यहां मैं थोड़ा सा इस बात को कुछ करेक्ट करना चाहूंगा जी। जब जयचंद्र जिस पार्टी से मिलता है और वो पार्टी यदि जीत जाती है तो इतिहास ये कहता है कि वो पार्टी आत्ताई होती है। ये इतिहास बताता है कि क्योंकि जयचंद्र का जो नाम है वो इतिहास के संदर्भ में ही लिया गया है, पर इस चीज पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया कि जयचंद्र यदि अपनी भूमिका में सफल होता है या जयचंद्र सफल होता है तो उस युद्ध में वो दिन जीतता है जब जयचंद जैसे लोग सफल होते हैं अपने काम में, तो उसमें जो आतताई होता है, जो आतंकवादी होता है, जो आक्रामक होता है, वो जीतता आया, ये इतिहास ने साबित किया है। तो इस चीज में थोड़ा सा करेक्शन करने की जरूरत है और इस वक्तव्य पे भी चिंतन करने की जरूरत है। दूसरे में जैन साहब से एक बात और पूछना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है कि कांग्रेस सत्ता से लंबे समय से बाहर है, तो पत्रकारों को ले दे के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ही प्रश्न पूछना पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम हमारा काम तभी कर पाएंगे। अब जो सत्ता में नहीं है उनसे हम क्या पूछें जी? उनसे तो आपके अध्यक्ष महोदय उनके बारे में कह रहे हैं, तो उनकी भी हम बात कर रहे हैं। तो मैं पूछना ये चाहता हूं कि 80 करोड़ लोगों को यदि हमारी सरकार ने रोजगार दिया है तो हमें 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री खाद्यान्न क्यों देना पड़ रहा है? जल्दी से सर, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से। जी, मुझे दूसरे चैनल पे भी जाना। देवेंद्र जी बहुत अच्छी बात कही, मेरे प्रबुद्ध पत्रकार मित्र हैं उन्होंने। देखिए ये भाजपा की सरकार है, ये हमने 25 करोड़ से ज्यादा गरीबी दूर की है, सारी रिपोर्ट बता रही है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट यूएनडीपी की रिपोर्ट कहती है पिछले 10 सालों में, 9 साल में। और ये बात अच्छी बात कही, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, वो ही सिद्ध करते हैं कौन पृथ्वीराज और कौन जयचंद विश्वासघाती कांग्रेस है। जी जल्दी से कम शब्दों में कहता, हाँ बस जी। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता थे पहले, जब 10 साल कांग्रेस की शासन था, सुप्रीम कोर्ट कहता था ये अनाज सड़ रहा है, इसको गरीबों में बांट दो। तो कांग्रेस के मंत्री, भारत सरकार के मंत्री कांग्रेस सरकार के कहते थे नहीं, ये हम फ्री में नहीं बांट सकते। लेकिन हमने कहा कि हमने इतना समर्थन मूल्य से अनाज खरीदा है, तो समर्थन मूल्य से खरीदते हम ज्यादा खरीद रहे हैं। आज कांग्रेस 5 लाख करोड़ का खरीदती थी, हमने 18 लाख करोड़ का समर्थन मूल्य पे
खाद्यान्न खरीदा है तो हम बांटेंगे जनता को, हमारा अधिकार है। तो हम पूरे लेकिन ये नियम जो कांग्रेस के सरकार में बनी थी और उसको लागू बीजेपी सरकार में किया गया, ये भी मालूम है सबको। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के जयचंद कौन है ये देखने वाली बात है। जयचंद कौन है ये अपने अपने तर्क हैं, लेकिन वास्तव में कुछ भी बयान दिए जाएं उसका एक ही उद्देश्य है कि लोकसभा चुनाव में हमें झोली भर के वोट मिले और हमारी विजय हो। इसके लिए किसको जयचंद कहा जाए और किसको पृथ्वीराज चौहान, ये देखने वाली बात। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे